तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद हसन नाम करके जो बच्चा है उसका मुझे कमेंट आया है कि इसे जो है क्रिस क्रॉस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये जो मेथड है अपना, बेसिकली ये मेथड 9th क्लास में हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम वैलेंसी की हेल्प से केमिकल फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। अब इस बच्चे के डाउट आ रहा है, तो पर्टिकुलर ये वीडियो जो है इसी बच्चे के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है। और मोहम्मद हसन, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, जो आपने कमेंट के अंदर ये जो मुझे दो इक्वेशन लिखी है, आई थिंक ये आपने जब आप फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे। ठीक है। ये रिएक्शन तो उस टाइम की है, और ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइम की जो है इक्वेशन लग रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात जो है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैं फोटो इलेक्ट्रिक ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वाटर के लिए, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो रिएक्शन थी H2O। और जब हम H2O के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराएंगे इसमें से, तब ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि सर ऑक्सीजन के अंदर 2 लग रहा है, H2O के मॉलिक्यूल में 2 नहीं लग रहा, ऑक्सीजन का ये 2 कहाँ चला गया। ठीक है, यही डाउट है। आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका यही डाउट है कि 2 हमने क्यों नहीं लगाया। ठीक है। तो बेटा, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एटम में, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो उसके बाद में आपको समझना पड़ेगा कि क्यों एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो सबसे पहले मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं एटम्स से, तो एटम्स क्या होते हैं। एटम्स होते हैं द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर का द जो सबसे छोटा अंश होता है उसे हम बोलते हैं एटम, जिससे वो मिलकर के बना है। अब ये जो एटम होते हैं बेसिकली ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते नेचर के अंदर इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि कोई भी एटम नहीं कर पाएगा, कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट पीरियोडिक टेबल में खूब सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं। खूब सारे एटम्स आपस में एक जगह पर आते हैं ताकि वो कंबाइन हो सकें और अपने आप को एग्जिस्ट कर सके नेचर में, और इस तरीके से वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये जो आपका डाउट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है और एटम जो है वो स्टेबल कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटम्स अभी अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब वो अकेले नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊं तो यहाँ पर आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन को देख पा रहे हो। हाइड्रोजन में ये जो H है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये H अकेला रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम को। बट जब हम हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का सिंबल हम H2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। अगर यही सवाल मैं आपसे अब पूछूं कि H और H2 में क्या डिफरेंस है, ये 2 हमने क्यों लगाया और इस 2 के लगाने से हुआ क्या, H और H2 में क्या डिफरेंस है, तो बेटा आंसर ये होगा कि जो H है वो हाइड्रोजन का एक एटम है और H2 जो है वो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल क्यों बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम नेचर में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए उसने अपने ही जैसे दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ में वो केमिकली कंबाइन हुआ, और दोनों हाइड्रोजन एटम जब केमिकली कंबाइन हुए तो उन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म किया, केमिकल बॉन्ड, और फिर इस तरीके से वो स्टेबल बने। अभी थोड़ा सा और अगर मैं डीप में जा करके इसे समझाऊं तो आप ये समझो कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी कैसे गेन करता है। एक नई स्लाइड से हम शुरू करते हैं इसको। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगर आप कंसेप्ट को समझ पाए तो काफ़ी सारी जगह ये अप्लाई होता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। और आई थिंक इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब बात आती है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं,
स्टेबिलिटी को एटम्स कैसे गेन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स पढ़ रहे हैं। हमारी 9th क्लास की बुक में अगर आपको याद हो तो एक बोर्स बोरे स्कीम नाम करके एक छोटा सा टॉपिक था। आई थिंक चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ये टॉपिक जो है रहा होगा। इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया, बोर्स बोरे ये जो दो भाई थे इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर ये बताया कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो उसे अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे, और अगर वो एलिमेंट इतना छोटा है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में से अगर वो कोई एलिमेंट है तो उसे अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करने होंगे। एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में से कोई है, ठीक है, एक बार इसको यूं समझो कि ये जो बोर्स बोरे स्कीम है इसने हमें ड्यूपेट का और ऑक्टेट का रूल बताया। क्या क्या बताया? ड्यूपेट और ऑक्टेट का रूल बताया। ये रूल हमें क्या बताते हैं? ये रूल हमें ये बताते हैं कि अगर किसी भी एटम को स्टेबल बनना है तो उसे अपने उसे अपने वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो उस एटम की लास्ट शेल होगी, उसके अंदर अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन अगर कर पाते हैं तो वो स्टेबल बन जाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एक एटम है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। बीच में होता है न्यूक्लियस जिसमें होता है एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के पास में नहीं होता। उसके बाद में के शेल आती है, फर्स्ट नंबर की शेल के शेल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में होता है, हाइड्रोजन के पास में। अब अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल हमें क्या बताता है कि अगर हाइड्रोजन एटम को स्टेबल बनना है तो किसी ना किसी तरीके से इसकी जो के शेल है उसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। अब बात आती है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इस शेल के अंदर लेकर के आना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहाँ से आएगा? तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा एटम है जिसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, बाहर निकालना है, लूज करना है, उसके साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो। हाइड्रोजन जब उस एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हाइड्रोजन को, जिसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो गेन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन जो कंपाउंड्स हैं वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे और वो स्टेबल बन जाएंगे। एक मेथड तो होता है ये, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है गेन और लूज करके इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बन सकता है। एक दूसरा मेथड आता है जिसे हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके भी हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल बन सकता है। अब शेयरिंग का क्या मतलब होता है? शेयरिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन न तो गेन करेगा, न तो लूज करेगा, न बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो अपना जो इलेक्ट्रॉन उसके पास में है वो किसी दूसरे एटम के साथ में शेयर कर लेगा। अब इसे समझो कि शेयरिंग कैसे होती है। मान लो कि हमारे पास में ये हाइड्रोजन का एक एटम है और इसकी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसकी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हमारे पास में दूसरा एक हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम पास पास में आते हैं और कहते हैं कि भाई तू जो तेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो मेरे को शेयर कर दे और मैं मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुझे शेयर कर देता हूँ। ऐसा करने पर हम ये देखते हैं कि दोनों ही एटम के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली आपस में। और अब जो है इनका ये जो हम पढ़ रहे थे कि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये इसको मिल जाएगा तो इसका डुप्लेट का रूल पूरा हो जाएगा और ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इस तरीके से जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे इसे H2, हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिले और इन्होंने स्टेबिलिटी गेन कर ली, इसलिए हम हाइड्रोजन की गैस के फॉर्मूले को H2 लिखते हैं। अब जो भी आप केमिकल कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के फॉर्मूला देखते हो उसके नीचे 2, 1, 3, 4 ये सब हमें नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल H2O के केस में हमें ये पता चलता है कि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम तो हैं हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का।
ठीक इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि इसमें एक एटम तो है मैग्नीशियम का और एक एटम है ऑक्सीजन का। अगर और मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे हम बोल सकते हैं ZnSO4 जिंक सल्फेट, इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एक एटम तो है जिंक का, एक एटम है सल्फर का और और 4 एटम जो हैं वो हैं ऑक्सीजन के। तो ये जो नंबरिंग होती है ये हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ एटम्स बताती है। अब बच्चे का ये डाउट था कि सर जब हम इन रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो एक बार मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। बच्चे का ये डाउट था कि जब हम ये AgCl2 की रिएक्शन अपन ने करवाई क्लोरीन गैस की, जब हम सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर सिल्वर क्लोराइड को जब हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की हेल्प से डिकम्पोज करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और H2 और O2 के केस में भी ये हो रहा था कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये गैस के फॉर्मूले हैं। यहाँ पर 2 एटम्स हाइड्रोजन के आके कंबाइन हुए और स्टेबिलिटी गेन करी। इसी तरीके से ऑक्सीजन जब हम लिखते हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम्स आपस में पास में आए और उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी को गेन किया। ऑक्सीजन का भी मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 2 और 6। अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हमें इन 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बनाना है, 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है। 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से बाहर से गेन करने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से हमें गेन करने होंगे। बट ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन कहता है कि भाई मैं एक एटम अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ में जाकर के शेयरिंग कर लूंगा इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग कैसे होगी, ये कहते हैं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रखे रहने देंगे। जैसे कि इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो रखे रहने दिया और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इस तरीके से, जैसे कि इस एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ले लिए और दूसरे वाले एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले एटम के ले लिए। ऐसा करके इनकी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस तरीके से ऑक्सीजन के ये एटम स्टेबल बन गए। इसे हम कहते हैं O2 और इसी को हम लिखते हैं ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस। नाउ एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन की गैस के फॉर्म में मिलता है। गैस की फॉर्म में क्यों मिलता है, क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी ही इसी फॉर्म में अचीव करी है। अकेला एटम ऑक्सीजन का स्टेबल नहीं था। ठीक है, तो ये तो था बेटा कि जब एटम्स जो हैं आपस में शेयरिंग कर रहे थे और स्टेबल बन रहे थे। बट जब H2O बना तो उस केस में भी आप यही कंसेप्ट लगा सकते हो। तो क्वेश्चन आता है सर H2O के केस में कैसे लगेगा ये कंसेप्ट। तो इसमें बेटा आप समझो कि जो ऑक्सीजन का एटम है, एक बार मैं सारा इरेज कर देता हूं। जो हमारा ऑक्सीजन है इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन एटम बोलता है कि भाई हमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और बदले में तुम्हारे से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। वो कैसे होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का ये O एटम है। ठीक है, O, इसके पास में इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऊपर हैं, 5 और 6, इस तरीके से मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बनाए। अब हाइड्रोजन आकर के बोलता है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपका 1 इलेक्ट्रॉन आप मेरे साथ में शेयर कर लो। ऐसा करने से मेरा तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, मेरा तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा इस तरीके से, और आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे थे वो हमें हमारे से लेकर के आपका
ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्टेट और यहाँ पर ड्यूपेट ये अपने कंप्लीट करते हैं और HHO स्टेबल बनते हैं। इसीलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं H2O, क्योंकि ऑक्सीजन को स्टेबल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स काम में आए, तो इसलिए हम लिखते हैं H2O। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर मान लो हमारे पास में H2O2 लिखा होता, इसका मतलब बेटा हो जाता कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक और एटम ऑक्सीजन का आ जाता तो हम उसे स्टेबल कैसे बनाते। हमारे पास में तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 2 इसे देने पड़ते, 2 इसे देने पड़ते। शेयरिंग जब हम करते तो 2 की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ होती, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस एटम के साथ में होती, जो कि पॉसिबल था नहीं, क्योंकि उससे हम स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाते। इसलिए हम ये लिखते हैं H2O। तो बेटा ये तो एक मोटा मोटा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि डुपेट और ऑक्टेट के जो रूल्स हैं उनके बेसिस पर हर एक एटम स्टेबिलिटी अचीव करता है ताकि वो नेचर में एग्जिस्ट कर पाए। और इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये जो है मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय रिएक्टिंग अदर एटम्स। ठीक है, अब बात आती है, अगर आपके डाउट आ रहा है कि सर क्रिस क्रॉस मेथड क्या था, क्रिस क्रॉस मेथड से हम ये फॉर्मूला बना पाएंगे, तो बेटा वो थोड़ा सा एक हल्का सा अलग कंसेप्ट है, क्योंकि क्रिस क्रॉस जो मेथड अपना है उसमें हम वैलेंसी का यूज़ लेते हैं। ठीक है, उसमें हम वैलेंसी का यूज़ लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है, क्वेश्चन आया, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज नॉन एज इट्स वैलेंसी। अब जैसे कि हमें मान लो कि NaCl बनाना है, NaCl, तो यहाँ पर हम नीचे क्या लिखते हैं क्रिस क्रॉस के अंदर, Na को हम यहाँ लिखते हैं, Cl को दूसरी तरफ लिखते हैं। इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखी जाती है, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। अब इनको हम क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी कि सोडियम की वैलेंसी लगाएंगे Cl के नीचे और Cl की वैलेंसी लगाएंगे सोडियम के नीचे, और फॉर्मूला हमारा बनेगा Na1Cl1। ध्यान रखना यहाँ पर ये जो पोलरिटी है प्लस की और माइनस की, इसका इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इनको हम लिखते भी नहीं है, नीचे लिखते हैं, जब लिखते भी नहीं है, डिनोट नहीं करते कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। फॉर्मूला हमारा क्या बना, Na1Cl1। अब दोनों ही जब 1 1 है तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा सीधा फॉर्मूला बन जाता है NaCl। ये होता है आपका क्रिस क्रॉस मेथड, ये है आपका क्रिस क्रॉस मेथड। तो इस मेथड में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको ज़रूरी है कि हर एक एलिमेंट की हमें वैलेंसी जो है वो लर्न हो। ये जो वैलेंसीज हैं ये आपको लर्न होनी चाहिए, तब आप क्रिस क्रॉस मेथड लगा पाएंगे। तो अब बात आती है कि ये वैलेंसीज हम लर्न कैसे करें। और एक और बात मैं यहीं पर बताता चलूँ कि ये जो क्रिस क्रॉस मेथड है आपका, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये क्रिस क्रॉस मेथड आप केवल उन्हीं एलिमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जो एलिमेंट सिंगल वैलेंसी रखते हैं, जो एलिमेंट सिंगल वैलेंसी रखते हैं। सिंगल वैलेंसी का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जिनकी केवल और केवल एक ही वैलेंसी होती है, उन्हीं एलिमेंट के लिए ये मेथड अप्लीकेबल होगा। अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे कि लिड, जैसे ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। तो ऐसे एलिमेंट पे आप क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इनके फॉर्मूलाज आप डिराइव नहीं कर सकते। और ये जो S ब्लॉक और P ब्लॉक होता है, इनमें जो एलिमेंट्स आते हैं आप केवल इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल कर सकते हो। जैसे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ, ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो क्रिस क्रॉस मेथड केवल आपका S ब्लॉक, जो पहले के 2 ग्रुप होते हैं ये आते हैं S ब्लॉक में, और ये जो आपका यहाँ पर ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये जो आपका P ब्लॉक होता है पूरा, ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट से लेकर के ग्रुप 18 एलिमेंट तक, ये जो पूरा ग्रुप है P ब्लॉक और S ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक में जितने एलिमेंट हैं केवल इन्हीं एलिमेंट पर क्रिस क्रॉस मेथड अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब मैं आपको जाते जाते वीडियो के एंड में एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि आप इनकी वैलेंसीज को लर्न कर सको। ठीक है,
काफ़ी सारे बच्चों को पता होगी, ये जो वैलेंसीज होती हैं वो ग्रुप के साथ रिलेट होती है। अब ये वैलेंसीज आप याद रख लेना, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी की वैलेंसी होती है +1। ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी होती है +1। ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट हैं उसकी वैलेंसी होती है +2। यह है एस ब्लॉक की वैलेंसीज। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 जो हैं उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है +3। ग्रुप 14 की वैलेंसी होती है 4। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है -3। ग्रुप 16 की एलिमेंट की वैलेंसी होती है -2। ग्रुप 17 -1 और ग्रुप 18 जो है इसकी वैलेंसी होती है 0। जीरो वैलेंसी का मतलब है इनके पास में कंबाइनिंग कैपेसिटी ही नहीं होती, जीरो होती, यानी कि ये जल्दी से किसी के साथ जाकर के कंबाइन नहीं होते, किसी के साथ जाकर के रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, इन जनरल केस। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लर्न कर लो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की +1 +2 है। 13 से 14 तक वैलेंसी बढ़ती है, जैसे कि +3 4, फिर वैलेंसी जो है डिक्रीज होना चालू होती है -3 -2 -1 और 0। ये वैलेंसी है। अब इन वैलेंसी के कंसेप्ट में आपको एक दो फॉर्मूला क्रिस क्रॉस के मेथड से बना करके दिखा देता हूँ ताकि ये आपके माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी जो बच्चों को जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अगर आप बने हो तो 2 मिनट और रुक जाओ। कुछ मेथड में कुछ एग्जांपल के थ्रू जो है ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर करा देता हूँ वैलेंसी का। ठीक है, जैसे कि मान लो बेटा अपन को बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाना है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कैल्शियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, एक तो है कैल्शियम और एक है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इनका सिंबल लिखा जाता है, जैसे कि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड जो है ये बनता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का O। अब आप जस्ट इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख दो। क्या लिख दो? इनकी वैलेंसी इस जगह पर इनकी वैलेंसी लिख लो आप दोनों की। तो अब सबसे पहले आप ये नोट करो कि ये दोनों कौन कौन से ग्रुप में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैल्शियम तो आता है सेकेंड ग्रुप में। दिखा देता हूँ मैं आपको। कैल्शियम जो है ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कैल्शियम है सेकेंड ग्रुप, एटॉमिक नंबर 20, और ऑक्सीजन जो है वो है ग्रुप 16 में, एटॉमिक नंबर 8। तो यहाँ पर ग्रुप 16 की वैलेंसी होती है -2, ग्रुप 2 की वैलेंसी होती है 2। तो ये बस आपको याद रखना है, इनकी वैलेंसी इस तरीके से आपको याद रखनी है। कैल्शियम आता है ग्रुप सेकेंड में, ग्रुप सेकेंड की वैलेंसी है +2। ग्रुप ऑक्सीजन जो है वो आता है ग्रुप 8 में, ग्रुप 15 में, और इसकी वैलेंसी ग्रुप 8 जो ऑक्सीजन है वो आता है आपका ग्रुप 16 में, और 16 ग्रुप की वैलेंसी होती है -2। अब इसकी वैलेंसी इसके नीचे लगा दो, इसकी वैलेंसी जो है इसके नीचे लगा दो। तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये बना फॉर्मूला Ca2O2, ये फॉर्मूला बना। फिर बता देता हूँ, प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस के अंदर। तो Ca2O2। अब यहाँ पर जब दोनों ही एटम के नीचे 2 है तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये लिखते हैं CaO। ये बेटा फॉर्मूला डिराइव हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है, मैग्नीशियम जैसे, तो इसका तो फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, डिराइव कैसे करा क्रिस क्रॉस से ये भी मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट के एटम्स काम में आ रहे थे। मैग्नीशियम जो है ये ग्रुप सेकंड में आता है, तो इसकी वैलेंसी होती है +2। ऑक्सीजन जो है अगेन ग्रुप 16 में आता है, इसकी वैलेंसी होती है -2। ठीक है, ये माइनस है, -2। तो इसके ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा Mg2O2। और ये जो फॉर्मूला है 2 दोनों के अंदर है तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो MgO ये मेन फॉर्मूला इसका बनेगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ में आए होंगे। 2-3 एग्जाम्पल है, जैसे HCl और मैं बना करके दिखा देता हूँ आपको, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक एटम है हाइड्रोजन का, दूसरा एटम है क्लोरीन का। ठीक है, नाउ हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप फर्स्ट में आता है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। क्लोरीन जो है वो हेलोजन फैमिली का एक एलिमेंट है, ग्रुप 17 में आता है, तो इसका है -1 वैलेंसी। अब इसके वैलेंसी को जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा
H1Cl1 और 1 को क्यों हम लिखते नहीं हैं तो HCl इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये मेथड है। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो आता है ग्रुप सेकंड में +2, क्लोरीन जो है वो आता है ग्रुप 17 में -1 वैलेंसी। अब इनकी वैलेंसी जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा फॉर्मूला MgCl2, ये MgCl2 बना। तो ये है आपका क्रिस क्रॉस मेथड। तो थोड़े से दोनों अलग भी हैं, थोड़े से सिमिलर भी हैं, आपस में इंटरलिंक भी हैं दोनों। तो आई थिंक कि इस वीडियो के एंड में मोहम्मद हसन के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और मोहम्मद हसन के जैसे डाउट अगर किसी दूसरे बच्चे के भी हों तो उन्हें भी बेटा ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपके भी ऐसे कोई डाउट है तो आप उन्हें भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।